योगी आदित्यनाथ किस्म की सांप्रदायिक राजनीति आ रही है जो पहले बिहार में नहीं थी, उसे रोकने में क्या ओवैसी साहब की पार्टी समर्थ होगी? लोकतंत्र के औजारों का इस्तेमाल करके सत्ता में आने के बाद लोकतंत्र का गला घोंटने का खेल हो रहा है इस देश में। पार्टियों को यानी कि विपक्ष को गाली देते नजर आते थे, अब वो जो है जब उनको टिकट नहीं मिलता है, टिकट जैसे ही कटता है, फिर उस पार्टी में वो शामिल होते हैं, उस पार्टी की तारीफ करते नजर आते हैं, और जिस पार्टी में वो पहले थे उसको फिर वो गाली देते नजर आते हैं। तो विचारधारा की राजनीति रही है। जब ट्रंप जैसा व्यक्ति या मोदी जैसा व्यक्ति आता है तो हर व्यक्ति जैसा होता है उससे 2 इंच नीचे हो जाता है। देश में हर व्यक्ति का अधिकार है चुनाव लड़े। प्रशांत किशोर लड़ना चाहते हैं, बिल्कुल स्वागत है, होना चाहिए उनका। अभी जो भी प्रोग्राम्स हो रहे हैं असदुद्दीन ओवैसी साहब के, वो बाकायदा ये कहते नजर आते हैं कि हमने तो बहुत कोशिश की लेकिन महागठबंधन ने हमको शामिल नहीं किया, और वो चुनाव लड़ रहे हैं, लोगों को कह रहे हैं कि मुस्लिम क़यादत खड़ी होगी। इस पर आप क्या कहना? और यही एक गांधी और ट्रंप का अंतर होता है। जब गांधी होता है, हर औसत व्यक्ति अपनी छोटी सी अवसरवादिता से 1 इंच ऊपर उठता है, थोड़ा ऊपर देखना शुरू करता है। ट्रू रिपोर्ट्स में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मुनव्वर आलम। हमारे साथ हमारे खास मेहमान हैं राजनीतिक विश्लेषक योगेंद्र यादव जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया भाई। इससे पहले कि कोई और कहे, मैं कह देता हूं, मैं खाली राजनीतिक विश्लेषक नहीं हूं, मैं राजनीतिक कार्यकर्ता हूं और चुनाव में बिल्कुल स्पष्ट भूमिका लेके आया हूं। तो मैं कोई तटस्थ राजनीतिक विश्लेषक नहीं। जी सर, आपकी तो बहुत सारे काम रहे हैं। CSDS में आपने काम किया है, अरविंद केजरीवाल जी के साथ भी आप रहे हैं, और बहुत सारा लंबा आपका सफ़र रहा है। सर, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि अभी हमारे हिंदुस्तान को हमेशा कहा जाता रहा है कि ये मदर ऑफ डेमोक्रेसी है, तो अगर हम अभी बात करें तो क्या सिर्फ ये चुनाव केंद्रित होकर के रह गया है, या डेमोक्रेसी थोड़ी नीचे घटती जा रही है, उसका जो ग्राफ है वो नीचे जा रहा है? देखिए, मदर ऑफ डेमोक्रेसी वगैरह कहना तो सब जुमले हैं। कोई भी दुनिया का देश नहीं कह सकता, अमेरिका भी नहीं कह सकता, और ज़्यादातर यूरोप के देश भी नहीं कह सकते। तो मैं समझता हूँ इसमें तो थोड़ा सर झुका के चलना ही बेहतर होता है। हमारा सिर्फ ये था कि दुनिया के जितने भी डेमोक्रेटिक मुल्क थे, हमारी आबादी उन सबसे ज़्यादा थी, तो हम अपने आप को दुनिया का सबसे बड़ी डेमोक्रेसी कहते थे, जिसका मतलब है डेमोक्रेसी में आबादी हमारी सबसे ज़्यादा है, जो अपने आप में बहुत बड़ी कोई उपलब्धि नहीं है। ज़्यादा आबादी होना उपलब्धि नहीं होता है, लेकिन सिर्फ ये है कि हाँ, पूरी दुनिया ने जहाँ सोचा था कि डेमोक्रेसी नहीं आ सकती एक गरीब और अनपढ़ मुल्क में, वहाँ हिंदुस्तान में डेमोक्रेसी बनी। जहाँ लोगों ने सोचा था कि इतने विविधता है जाति की, भाषा की, समुदाय की, वहाँ तो देश टूट जाएगा, वहाँ भारत बना रहा। तो ये हमारी अनूठी उपलब्धि ये है। अनूठी बात ये नहीं है कि हमारी जनसंख्या बहुत ज़्यादा है या कोई हम दुनिया में पहले लोकतंत्र थे, हम कतई नहीं थे। अनूठी सिर्फ यही बात है कि हमने दुनिया की जो एक स्थापित कायदा था लोकतंत्र की सफलता का, उस बहाव के खिलाफ जाके हमारे देश में लोकतंत्र बना। इस पे किसी भी हिंदुस्तानी को गर्व होना चाहिए। लेकिन जिसे इस बात पे गर्व हुआ, उसे आज शर्म भी आनी चाहिए कि आज जो इस देश में हो रहा है, ये तो लोकतंत्र के नाम पे धब्बा है। आज इस देश में जो हो रहा है वो लोकतंत्र का नाम लेकर लोकतंत्र की हत्या करने का प्रयास है। लोकतंत्र के औजारों का इस्तेमाल करके सत्ता में आने के बाद लोकतंत्र का गला घोंटने का खेल हो रहा है इस देश में। और जो इस देश की एक सबसे बड़ी उपलब्धि थी कि विविधताओं के अंदर एकता बना सकना, विविध भारती बना सकना, आज उस पे हमला है। आज विविधता को इस देश की कमजोरी माना जा रहा है। अब एक ताल में सब लोग चलें, एक देश, एक धर्म, एक भाषा, एक संस्कृति, ये तो भारत का स्वभाव नहीं है। और इसे चलाने की जो कोशिश हो रही है वो भारत की 75 साल की जो अनूठी उपलब्धि थी उस पे मिट्टी डाल देगी। इसका मुझे डर है और इसकी मुझे चिंता है। सर, विचारधारा की राजनीति में क्या ये अभाव हो रहा है? क्योंकि कल तक जो लोग दूसरी पार्टियों को यानी कि विपक्ष को गाली देते नजर आते थे, अब वो जो है जब उनको टिकट नहीं मिलता है, टिकट जैसे ही कटता है, फिर उस पार्टी में वो शामिल होते हैं, उस पार्टी की तारीफ करते नजर आते हैं, और जिस पार्टी में वो पहले थे उसको फिर वो गाली देते नजर आते हैं। तो विचारधारा की राजनीति रही है या क्या कुछ हो रहा है? राजनीति में अवसरवादिता पहले भी थी, आज भी है। जो फर्क हुआ है वो ये कि पहले जो अवसरवादी व्यक्ति था
वो झेंपता था, वो शर्मिंदा होता था, क्योंकि उस वक्त समाज में विचार का, समाज में किसी किस्म के आदर्श की इज्जत थी। आज हमारे देश के नेताओं ने ऐसे गर्त में देश को डाल दिया है कि जहां आदर्श करने वाले पे लोग सवाल उठाते हैं कि तू कहां से आ गया है, कैसा विकसित व्यक्ति आ गया है। और यही एक गांधी और ट्रंप का अंतर होता है। जब गांधी होता है, हर औसत व्यक्ति अपनी छोटी सी अवसरवादिता से 1 इंच ऊपर उठता है, थोड़ा ऊपर देखना शुरू करता है। और जब ट्रंप जैसा व्यक्ति या मोदी जैसा व्यक्ति आता है, तो हर व्यक्ति जैसा होता है उससे 2 इंच नीचे हो जाता है और कहता है कि मैं ही क्यों संत बनूं। दुर्भाग्यवश आज हमारा देश इस स्थिति में आ गया है जहां आदर्श की बात करने वालों को, सिद्धांत पे टिके रहने वाले लोगों को अपनी सफाई पेश करनी पड़ती है। उसके चलते ऐसा हुआ है। तो विचारधारा की, आदर्श की, सिद्धांत की बात आज बहुत बैकग्राउंड में चली गई है, लेकिन ऐसा सदैव हो ये होगा नहीं। हमेशा एक पतन का समय आता है और उसके बाद दोबारा चीज़ें उठती हैं। और मैं समझता हूँ कि जितना अंधेरा हो, इसका मतलब है कि सुबह करीब है। सर, आप अन्ना आंदोलन के साथ ही रहे हैं, आप उस समय भी आप बहुत सक्रिय थे। सर, बिहार में अरविंद केजरीवाल जी की तर्ज पर जो है प्रशांत किशोर आए हैं, पार्टी बनाई उन्होंने और 243 सीटों पर वो चुनाव लड़ रहे हैं। हालांकि कुछ सीटों पर तो उनके जो समर्थक हैं या उनके जो उम्मीदवार थे उन्होंने जो है बीजेपी को समर्थन दे दिया है, लेकिन वो पूरी कोशिश कर रहे हैं। तो इसको कितना असरदार आप मानते हैं? वहाँ अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली में सत्ता हासिल कर सके, यहाँ पर क्या कुछ हो सकता है? सर, मैं नहीं जानता, चुनावी भविष्यवाणी करना अब मेरा काम नहीं है। इस देश में हर व्यक्ति का अधिकार है चुनाव लड़े। प्रशांत किशोर लड़ना चाहते हैं, बिल्कुल स्वागत है, होना चाहिए उनका। उन्होंने बहुत मेहनत की है, उन्होंने बहुत लोगों को जोड़ा है, बहुत तेज़ दिमाग है उनका और बहुत पैसा भी है उनके पास। तो इस सब का इस्तेमाल करके उन्होंने किया है प्रयास। मैं अपनी दृष्टि से केवल एक ही बात कहना चाहता हूँ कि आज अगर इस प्रदेश को एनडीए के राज से मुक्ति पानी है, अगर बिहार को आज बदलाव लाना है, तो बदलाव का प्रभावी विकल्प आज की तारीख में प्रशांत किशोर नहीं है, MIM नहीं है। आज की तारीख में अपनी तमाम कमियों के बावजूद जो महागठबंधन है, वही एकमात्र प्रभावी विकल्प है बिहार में बदलाव लाने का। सर, आपने MIM की बात की, मैं लास्ट सवाल यही ले लेता हूँ। MIM ने कहा कि मुझे महागठबंधन में शामिल कर लो, मैं सिर्फ 6 सीटों पर हम जो है चुनाव लड़ेंगे, ज़्यादा मांग नहीं रहे हैं, लेकिन महागठबंधन में शामिल नहीं किया गया। उसके बाद अभी जो भी प्रोग्राम्स हो रहे हैं असदुद्दीन ओवैसी साहब के, वो बाकायदा ये कहते नज़र आते हैं कि हमने तो बहुत कोशिश की लेकिन महागठबंधन ने हमको शामिल नहीं किया, और वो चुनाव लड़ रहे हैं। लोगों को कह रहे हैं कि मुस्लिम क़यादत खड़ी होगी। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए, जब इस देश में हिंदू की राजनीति हो सकती है, जाति की राजनीति हो सकती है, तो मुसलमान की राजनीति क्यों नहीं हो सकती? ये भी एक अधिकार है। जहाँ प्रशांत किशोर को अधिकार है, ओवैसी साहब को भी अधिकार है। लेकिन क्या उनका समर्थन करना आज बिहार में जिस तरह का जो बदलाव चाहिए उसमें सहायक होगा? क्या बिहार में जो अब एक नंगी योगी आदित्यनाथ किस्म की सांप्रदायिक राजनीति आ रही है, जो पहले बिहार में नहीं थी, उसे रोकने में क्या ओवैसी साहब की पार्टी समर्थ होगी, या कि वो उनका आना एक तरह से उसी हिंदू सांप्रदायिक राजनीति को मदद करेगा? इस सवाल पे यहाँ सीमांचल के लोगों को, ख़ासतौर पे मुसलमानों को सोचना चाहिए, क्योंकि गंभीर सवाल है और संजीदगी से इस पे सोचना चाहिए। ओवैसी साहब वो बात कहते हैं जो मुसलमान के दिल को छूती है, वो बात कहते हैं जो उसके घाव पे मलहम लगाती है, वो बात सही है। मगर क्या उनके आने से, उनकी पार्टी को वोट जाने से क्या बिहार में बीजेपी को रोकने में मदद मिलेगी, या कि बीजेपी का और उभार होगा? इस सवाल पे संजीदगी से सोचना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर। ट्रू रिपोर्ट्स, सच आप तक।